Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss lecture number 4. That is X-rays fluorescence. X-rays fluorescence क्या है? आप लोगों ने फ्लोरेसेंस की डिफिनीशन भी पढ़ा होगा, कोर्सेज भी पढ़े होंगे फ्लोरेसेंस के बारे में। तो फ्लोरेसेंस में रेडिएशन सोर्स यूज़ होता है कि रेडिएशन व्हेन द रेडिएशन इज पास थ्रू इस सैंपल, और फिर जो सैंपल में इलेक्ट्रॉन्स होते दे आर प्रोमोटेड टू द हायर एनर्जी लेवल। व्हेन दे डी एक्साइट, रेडिएशन इज इमिटेड इन द यूवी विजिबल रीजन, तो उसको फ्लोरेसेंस का नाम दिया जाता है। द एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्स रेज produces electronically excited ions that return to their ground state by transition involving electrons from the higher energy level। कि जो एक्स-रेज है, when the x-rays is pass through a sample, तो वो एक्साइटेड हो जाते उसमें इलेक्ट्रॉन्स। एक्स-रेज में क्या होता है कि जो केस शेल है उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और वो फिर जो हायर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है, एम है, एल है, एम है, एन है, ओ है, उधर से जब इलेक्ट्रॉन उस केस शेल में आ जाते हैं तो रेडिएशन इज इमिटेड, और thus an excited ion with a vacant case shell is produced when lead absorb radiation of the wavelength shorter than 0.14 angstrom। कि जब lead इतना शॉर्टर वेवलेंथ रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले तो एक उधर जो है के शेल से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। After a brief period, the ion returns to its ground state via a series of electronic transition characterized by the emission of X radiation, that is X-rays, fluorescence, जिसको fluorescence का नाम दिया जाता है, of the wavelength identical to those that result from excitation produced by electron bombardment। तो उसका वेवलेंथ तकरीबन आइडेंटिकल होता है, या ये दिस इज़ इन द आइडियल कंडीशन। द वेवलेंथ ऑफ द फ्लोरेसेंस लाइन्स आर ऑलवेज समवट ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ द corresponding absorption edge। However, because absorption requires a complete removal of electrons, that is ionization, whereas emission involves transition of an electron from a higher energy level within the ions। ये भी याद रखना चाहिए कि जो एक्साइटेशन वेवलेंथ है वो फ्लोरेसेंस वेवलेंथ से शॉर्टर होता है, या इन अदर वर्ड जो फ्लोरेसेंस लाइंस है उसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है एज़ कंपेयर टू द एक्साइटेशन। और वो रीज़न भी बताया है इसमें कि वो क्यों जो है वो ज़्यादा होता है। जो फ्लोरेसेंस वेवलेंथ है दैट इज़ ग्रेटर देन एक्साइटेशन वेवलेंथ। इसका एक सिंपल एग्ज़ाम्पल ये है कि जब आप पहाड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं तो आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, लेकिन जब आप ऊपर से नीचे आते हैं आपको कम एनर्जी चाहिए। मतलब है कि वो कम एनर्जी से आप नीचे आता है, या इन अदर वर्ड एक जब आप पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा जो है वो ताकत का इस्तेमाल करना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जब उधर से नीचे आते हैं तो फिर कम मेहनत करनी पड़ती है। इसी तरह जब यानी एक्साइट होता है तो उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, लेकिन जब वो ऊपर से नीचे आते हैं तो उसको कम एनर्जी चाहिए।
For example, the K absorption edge for silver occurs at 0.485 angstrom, but the K emission lines for the elements have wavelength at 0.497 and 0.559 एंगस्ट्रॉम। तो ये हमेशा जो इमिशंस लाइंस है उसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है एक्साइटेशन से। When the fluorescence is to be excited by radiation from an X-ray tube, the operating voltage must be sufficiently great so that the cutoff wavelength lambda naught is shorter than the absorption edge of the element whose spectrum is to be excited। कि जिस वेवलेंथ पे हम उसको एक्साइट करते हैं वो शार्टर होगा देन द एब्जॉर्प्शन एज, क्योंकि जब एब्जॉर्प्शन एज आ जाता है तो वो उसका जो वेवलेंथ है वो मतलब एक कम होता है, वेवलेंथ ज़्यादा होता है और उसका जो इंटेंसिटी है या पावर है, एनर्जी है, डेट इज़ लेस। लाइक अब हाँ, ये तो हमने फ्लोरेसेंस की बात की है। अब एक्सरेज डिफ्रैक्शन की तरफ आते हैं कि एक्सरेज डिफ्रैक्शन क्या है। आप लोगों ने डिफ्रैक्शन, रिफ्लैक्शन, डायफ्रैक्शन ये सारी चीज़ें आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़े होंगी कि डिफ्रैक्शन क्या है और हुसूसन एक्सरेज डिफ्रैक्शन that is used for crystallography. Like other type of electromagnetic radiation, when X radiation yani X-rays radiation passes through a sample of matter, the electric vector of the radiation interact with the electrons in the atoms of the matter to produce scattering। आप लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ा होगा कि इसकी दो वेक्टर हैं, एक को मैग्नेटिक वेक्टर, इसलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का नाम कि उसका इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको इलेक्ट्रिक वेक्टर और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको मैग्नेटिक वेक्टर से भी जो है ना डिनोट करते हैं। तो जो उसका इलेक्ट्रिक वेक्टर है तो वो इंटरेक्ट करता है विद द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम्स व्हेन एक्स-रेज आर स्कैटर्ड बाय द ordered environment in a crystal। Constructive and destructive interference occurs among the scattered rays because the distance between the scattering center are of the same order of magnitude as the wavelength of the radiation। आप लोगों ने पढ़ा भी है कि जब एक्स-रेज पास हो जाते हैं एक ऑर्डर्ड इन्वायरमेंट से मुराद है कि क्रिस्टल से कि वो ऑर्डर्ड फॉर्म में हो, उसमें जो एटॉमिक अरेंजमेंट है वो इन ऑर्डर्ड फॉर्म में हो, जिस तरह क्रिस्टल है एक एमॉर्फस है उसमें वो ऑर्डर्ड फॉर्म में नहीं होता। तो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस दोनों जो है वो वाक़या हो जाते हैं। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस है तो वो रेडिएशन इज़ रिफ्लेक्टेड बाय द क्रिस्टल, अगर डिस्ट्रक्टिव है तो वो उसके अंदर रह जाते हैं। व्हेन एक्स-रेज आर स्कैटर्ड बाय द ऑर्डर्ड एनवायरनमेंट इन ए क्रिस्टल, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस आकर among the scattered rays because the distance between the scattering centers are of the same order of the magnitude as the wavelength of the radiation। diffraction is the result। अगर वो उसके बराबर है यानी जो रेडिएशन स्ट्राइकिंग ऑन द क्रिस्टल उसका वेवलेंथ, उसमें जितनी भी वेवलेंथ हैं और वो जो उसके दरमियान डिस्टेंस है यानी एटम्स के दरमियान ऑफ द क्रिस्टल वो उसी में किसी भी डिस्टेंस के बराबर है तो वो जो है वो वेवलेंथ वो
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस उसकी होती है एंड दैट वेवलेंथ इज पास थ्रू द क्रिस्टल। ये ब्रेग्स लॉ है, ये हमें ये बताता है कि कौन सा वेवलेंथ वो रिफ्लेक्ट होता है या स्कैटर्ड डिफ्रैक्ट होता है और कौन सा नहीं होता। तो ये हमें बताता है कि डिफ्रैक्शन कैसी होती है। When an X-ray beam strike a crystal surface at some angle theta, part of the beam is scattered by the layer of atoms at the surface. The unscattered part of the beam penetrates to the second layer of the atoms, where again a fraction is scattered and the remaining passes on to the third layer, figure 12.6 and so on। ये फिगर है रेडिएशन, ये वन वेवलेंथ, सेकंड, थर्ड। अब ये जो है दिस इज़ द क्रिस्टल, आपको एक लेयर है, सेकंड लेयर, थर्ड, और इनकी दरमियान हर लेयर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डी है, डी से डिनोट करते हैं। अब व्हेन द रेडिएशन इज स्ट्राइक ऑन, तो इसमें कुछ ऊपर मतलब है कि चले जाते हैं, कुछ अंदर आ जाते हैं सेकंड लेयर के साथ। तो अब ये जो डिस्टेंस आपको नज़र आ रहा है कि ए पी बी आर, अब इस लेयर का और इस लेयर का दरमियान जो डिस्टेंस का फ़र्क है वो ए पी का है, और इसी तरह इसका दरमियान जो डिस्टेंस का फ़र्क है वो बी आर है। अब ये जो डिफरेंस इन द वेवलेंथ, अगर ये इसमें से किसी भी वेवलेंथ की बराबर है, यानी ये नैनोमीटर में होता है, तो इसमें जितनी भी वेवलेंथ है और इस डिस्टेंस के बराबर है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, वो डिफ्रैक्शन उसकी होती है। बाकी जो है वो यानी उसकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है और वो पास हो जाते हैं। द रिक्वायरमेंट फॉर एक्स रेज डिफ्रैक्शन आर, ये दो उसके प्रिंसिपल है। The spacing between layers of atoms must be roughly the same as the wavelength of the radiation। जो स्पेसिंग है, ये स्पेसिंग है जो आपको डी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज स्पेसिंग, ये भी स्पेसिंग है। तो ये अगर बराबर है वेवलेंथ का जो रेडिएशन आ रही है एक्सरे से, तो उसकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, अदरवाइज डिस्ट्रक्टिव। द स्कैटरिंग सेंटर मस्ट बी स्पेशली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए हाईली रेगुलर वे। जो स्कैटर्ड सेंटर होते हैं वो खला में या स्पेस में रेगुलरली डिस्ट्रीब्यूट होगा, रफली नहीं होगा या रैंडम स्कैटर नहीं होगा। अगर रैंडम स्कैटर है तो फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। In 1912, W.L. Bragg treated the diffraction of X-rays by crystal as shown in figure 12.6. Here, a narrow beam of radiation strikes the crystal surface at angle theta. Scattering occurs as a result of interaction of the radiation with atoms located at O, P and R। इसमें आप देख सकते हैं O, P एंड R, इस पे इंटरेक्शन होती है। ये बेसिकली दीज आर द एटम्स। अब ये जो है एक पॉइंट है, दो है, तीसरा है। इफ द डिस्टेंस ए पी प्लस पी सी इज इक्वल टू एन लैम्डा, यानी ए पी एंड पी सी, अब आ जाए ए पी एंड पी सी, इस तरह ए पी एंड पी सी, ए पी एंड पी सी, ये इस और इस तरह बी आर और
डी। आप इसको थोड़ा सा इस फिगर को देख ले, आपको खुद ब खुद अंदाज़ा चल जाएगा। अब ये डिस्टेंस देख ली, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये अब ये जो लाइन ड्रा किया है, ये लाइन आपको नज़र आ रहा है कि ये लेमडा 1 है, लेमडा 2 है, लेमडा 3 है सपोज। अब इसने जो डिस्टेंस कवर किया है फर्स्ट रेज ने, यानी रेज 1 2 3, यहाँ तक इनका जो डिस्टेंस है वो सेम है, ये सेम है। अब यहाँ से अब इधर आप देख ली ओ सी डी, यहाँ का डिस्टेंस जो है वो सेम है। अब यहाँ से ए से सी और बी, यानी ए पी सी और बी आर डी, अब ये डिफरेंस है। इस सेकंड लेयर ने जो है ए पी सी डिस्टेंस जो कवर किया है ये ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस वन, और इसी तरह जो तीसरी ने तो बी आर डी ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है। अब अगर ये डिस्टेंस जो है, ये द डिफरेंस इन द डिस्टेंस ये बराबर है किस चीज़ का, इन लेमडा का, इन दिस इज़ द इंटीग्रल नंबर या इंटीजर, ये इंटीजर है। अब अगर where in is an integer, the scattered radiation will be in phase at OCD and the crystal appear to be reflect the X-ray radiation, वो उसको रिफ्लेक्ट करेगा। अगर इन फेज होगा और वो उसको रिफ्लेक्ट करेगा या उसके डिफ्रैक्शन हो जाएगी। बट ए पी is equal to PC is equal to D sin theta, ये इसके बराबर है। फिर उन्होंने ये इक्वेशन जो है आपको नज़र आ रहा है कि ये बेसिकली है राइट एंगल है, राइट, तो इससे ये D जो है, जैसे द डिस्टेंस आप इधर लिया है, सपोज ये जो है ये इसकी मतलब है कि बराबर है जो ए पी है, ए पी और इज़ इक्वल टू पी सी, डेट इज़ इक्वल टू, ये पैथागोरियन इक्वेशन से इन्होंने डराइव किया है, इसमें कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। वही आप उसको पैथागोरियन इक्वेशन को आप इधर भी अप्लाई कर सकते हैं। वेयर डी इज़ द इंटरप्लेनर डिस्टेंस ऑफ द क्रिस्टल। दस the condition for constructive interference of the beam at angle theta r, n lambda is equal to 2d sin theta, फिर ये उसी इक्वेशन में डाल दिया है। इक्वेशन 12.6 is the fundamentally important Bragg equation। अब ये आपको डिस्टेंस के बारे में भी बताते हैं और एंगल के बारे में भी बताता है कि वो कितने डिस्टेंस के बराबर है, तब कहे जाके वो वेवलेंथ रिफ्लेक्ट होगा और वो यानी उसका डिफ्रैक्शन होगा। अदरवाइज़ कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होके वो उसी क्रिस्टल में मतलब है कि उस क्रिस्टल से पास नहीं होगा। नोट दैट एक्स रेज अपीयर टू बी reflected from the crystal only if the angle of incidence satisfy the condition। ये कंडीशन सेटिस्फाई कर ली। साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा बाई 2d, ये वही इक्वेशन है, उसको रीअरेंज किया है। एट ऑल अदर एंगल्स डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस अकर्स, यानी जो दूसरी एंगल्स हैं तो वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस होगा और उसका डिफ्रैक्शन नहीं होगा। तो ये आज के लेक्चर था। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन शेयर विद मी। थैंक्स अ लॉट फॉर योर पेशेंस।